जीएस, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के वो रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिकल सेंटर के जो हमारे पास बी सेक्शन के रह गए थे, जिसमें हमारे पास जो है वो शामिल है ये तमाम क्वेश्चंस। तो आज इंशाल्लाह जो है वो इस वीडियो में हम इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर को खत्म करेंगे। और प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर जैसे ही हमारे पास वाइंड अप होता है फिर हम न्यूटन सिंह का पेपर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर किए बगैर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है वो है अ पार्टिकल ऑफ मास 400 ग्राम रोटेट इन अ सर्कल। ठीक है, बात को समझिएगा, क्या कह रहे हैं कि भाई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका जो मास है वो है तकरीबन 400 ग्राम, जिसको हमें किलोग्राम में जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और वो गोल घूम रहा है, ठीक है, वो रोटेट हो रहा है। अब ये कह रहे हैं इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है बेसिकली हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर का है, और आपको पता है कि सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब ये कह रहे हैं विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 1.5 रेवोल्यूशन यानी कि तकरीबन 1.5 फेरा, जिसे हम कहते हैं एक और आधा फेरा जो है वो एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है मास, ये उसकी स्पीड है या रेवोल्यूशन पर सेकंड है। इसको आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 है। ठीक है भाई, अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। आपने क्या करना है कि आपने एंगुलर मोमेंटम बताना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, क्या एंगुलर मोमेंटम जो है वो बनेगा। चलिए अपना डेटा पहले बनाते हैं, हमारे पास डेटा किस तरीके से बन रहा है, क्या बन रहा है। सबसे पहले तो इन्होंने हमें मास बताया है, और मास कितना बताया इन्होंने, 400 ग्राम। ठीक है भाई, 400 ग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, उसके लिए आपको इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 2 जीरो ये हमारे पास कटे, 4 और 10 ये हो जाएगा मेरे पास 0.4 किलोग्राम। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हमें इन्होंने दिया हुआ है रेडियस, और रेडियस कितना दिया हुआ है, इन्होंने रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, ठीक है, हम 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.01 मीटर के, यानी कि 100 से डिवाइड करके। तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है भाई, अब चूंकि हमारे पास ये ऑर्बिट में घूम रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास हम ले लेते हैं, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो एक्सीलरेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। मालूम क्या करना है मालूम हमें करना है एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारे पास होता है एल के बराबर। ठीक है, और मैं यहाँ पर बता दूं हमारे पास होता है एल इज इक्वल टू एम वी आर। ये मास है, ये वेलोसिटी है, और ये हमारे पास रेडियस है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, वेलोसिटी तो कर रही है काम, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक तरीके से इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास रेडियन पर सेकंड के हिसाब से जो एंगुलर वेलोसिटी निकलती है वो हम निकालेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, वो होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। ठीक है भाई, अब फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है भाई, अब जरा मैं इसे जल्दी से सॉल्व करती हूँ कि मेरे पास ये क्या बेसिकली आंसर बता रहा है। तो ये मेरे पास आंसर बन रहा है 9.42, और ये होगा रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आ गई, क्योंकि यहाँ पर जो हम v यूज करेंगे वो कौन सा v यूज करेंगे, रोटेशनल हमारे पास चल रही है ना। आप देखिए यहाँ पर लीनियर नहीं चल रही, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रोटेशनल जो है वो मूवमेंट चल रही है। तो इसीलिए हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो उस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसमें एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम लेंगे, तो वो होती है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी r। अब मुझे क्या करना है, अब इस v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूं, क्योंकि हमारे पास ये इस वेलोसिटी से घूमेगा, तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू एम आर आर। उस हिसाब से हमारे पास L इज इक्वल टू एम एंगुलर वेलोसिटी आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 आर हो गए हमारे पास इधर, तो सब चारों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आर आर से मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब सीधा सीधा सोल्यूशन करते हैं, हमारे पास सोल्यूशन क्या बनता है देखिए भाई, हम वैल्यू पुट करेंगे, अपना एंगुलर मोमेंटम निकाल देंगे। ठीक है, अब वैल्यूज क्या है हमारे पास, मास की वैल्यू है मेरे पास 0.4, ठीक है, L इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय ये एंगुलर वेलोसिटी मैंने देख लिया 9.42, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर कितना था भाई 0.2, तो 0.2 का मेरे पास स्क्वायर निकलेगा।
फिर ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 9.42 और इसका जो स्क्वायर निकल रहा है वो निकल रहा है 0.04। अब मैं इनको जो है वो मल्टीप्लाई करा के देख लेती हूँ मेरे पास तीनों का आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0.15072 और यूनिट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो करेंगे जूल पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो आई होप कि आसान क्वेश्चन है, ज्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 किलोग्राम। अब की बार हमें मास दिया हुआ है इन्होंने 0.3 किलोग्राम। ठीक है, इसको कन्वर्जन करनी नहीं है मुझे। ठीक है, मूव इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है भाई, एक्स और वाई प्लेन में, एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में एक जो है वो हमारे पास मास मूव कर रहा है। ठीक है भाई, एट द इंस्टेंट इट कोऑर्डिनेट आर 2 4 m। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारे पास x की वैल्यू फर्स्ट के तौर पे 1 2 3 4, ठीक है, और y की 1 2 3 4। ठीक है, हम देखेंगे, सवाल को समझेंगे। एक्स वाई प्लेन पर है और वो मास कोऑर्डिनेट कर रहा है 2 4 m की पोजीशन पर। ठीक है, यानी मीटर की पोजीशन पर। अब ये 2 और ये 4, तो यानी कि ये इस पोजीशन पर मास है और वो मास कितना है भाई 0.3 का। ठीक है भाई, पोजीशन बताई हुई है, मास बताया हुआ है और कह रहे हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी। अच्छा ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 और 4, ये हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है मास। अच्छा जी सॉरी पोजीशन, और वेलोसिटी हमें दी हुई है इन्होंने कितनी भाई 3i प्लस 4j। ठीक है भाई, इतनी भी बात समझ में आई। और आगे लिख देती हूँ मीटर पर सेकेंड और इसको भी मीटर बता देते हैं क्योंकि ये एक तरीके से वो लेंथ दी हुई है ना हमें कि किस पोजीशन पर ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। At this instant determine the angular momentum of the particle। आपने क्या करना है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। सही है भाई। अच्छा अब यहाँ पर वही चीज है, फॉर्मूला तो वही यूज होगा हमारे पास, L इज इक्वल टू mv/r। हमारे पास मास है 0.3, वेलोसिटी भी हमें दी हुई है, r नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर r बेसिकली हम रेडियस के मायनों में लेते हैं जब कोई चीज गोल घूम रही होती है। यहाँ पर पोजीशन है तो हम लेंथ के मायनों में भी तो r को ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या चीज बता रही है कि कहाँ किधर जो है वो मूवमेंट हुई है और कितनी मूवमेंट हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो पोजीशन होगी, ठीक है, यानी कि पोजीशन ऑफ वेक्टर जो कि हमारे पास किसके बराबर है r के, ये हमारे पास हो जाएगा x पोजीशन जो होगी वो i के बराबर होगी और y पोजीशन जो होगी वो हमारे पास j के बराबर होगी। x की पोजीशन क्या है मेरे पास 2, तो ये 2i हो गया, प्लस y की पोजीशन क्या है 4, तो ये मेरे पास जो है वो 4j हो गया। अब बहुत आसान है अब इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, यहीं से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। हमारे पास है L इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कि इसका फॉर्मूला हमारे पास यही होता है। ठीक है भाई, अब M इज इक्वल टू 0.3 को अभी हम यहाँ रखते हैं। इसके बाद क्योंकि ये दोनों वेक्टर वैल्यूज है तो इनको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। V की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई 3i प्लस 4j। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, हमारे पास r के साथ, जो कि मेरे पास है क्या चीज 2i प्लस 4j। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमारे पास तरीका होता है। L इज इक्वल टू 0.3 को तो साइड पर ही कर दो अभी। ठीक है, अब यहाँ पर i की वैल्यू, यहाँ पर j की वैल्यू, यहाँ पर k की। i इसका क्या है 3i और इसका क्या है 2। ठीक है, इसका क्या है भाई j 4 और इसका j क्या है 4। k दोनों का नहीं है, दोनों को 0 कर दो भाई क्योंकि k तो है ही नहीं ना दोनों का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, k दोनों का है नहीं तो हमने इसको 0 कर दिया। अब क्या करना है, वेक्टर वाला क्वेश्चन याद है, प्रैक्टिकल सेंटर में भी वेक्टर वाला क्वेश्चन आया था, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं। वो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं उसका तरीका हमारे पास क्या होता है भाई, वही हमने L इज इक्वल टू 0.3 को इस तरफ ही रखा। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले I होगा। अच्छा यहाँ पर क्या होता है हमारे पास I, ठीक है, माइनस j प्लस के, ये बात याद रखिएगा, I माइनस j प्लस के। I क्या होगा j और k की वैल्यू। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या होगी j और k की वैल्यू, यानी कि 4 4 0 0, ये मेरा I हो गया। I के बाद ये क्या आएगा माइनस, माइनस के बाद j की वैल्यू लिखते हैं, j की वैल्यू क्या होगी I और k की वैल्यू, यानी 3 2 0 0। ठीक है, ये j हो गया, प्लस अब लिखते हैं k की वैल्यू, और k की वैल्यू क्या होगी I और j की वैल्यू, तो ये हो गया 3 2 4 4 3 2 4 4। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हमारे पास होता कुछ यूं है कि देखें L इज इक्वल टू 0.3 तो आप ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है और ये आपस में माइनस होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है और ये आपस में माइनस होते हैं। तो हमारे पास I की जब देखिए 4 0 0,
और 4 जीरो से 0, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से माइनस होंगे, आई, फिर यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। बाकी इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 जीरो से 0 माइनस 2 जीरो से 0, ये भी आ गया, यहाँ जे आ गया प्लस का साइन, 3 4 से 12, ठीक है, और 2 4 से 8, ठीक है भाई, ये 3 4 से 12, हाँ, और 2 4 से हमारे पास हो जाता है 8, सही है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये भी हमारे पास हो गया और ये भी हमारे पास हो गया। अब क्या करेंगे आगे, अगर देखा जाए, अब अगर हम इसे आगे प्रोसीड करें, 0.3 है, 0.3 के बाद ये तो 0, आई का 0 0 चला गया, जे का भी 0 0 चला गया, तो डायरेक्टली हम उसको देख लेते हैं, 12 में से 8 गए, मेरे पास 4 बचे, ठीक है भाई, ये 4 बचेंगे, साइन बड़ी की आएगी, बड़ा हमारे पास 12 है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, बेसिकली 0.3 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 सॉरी 12 से नहीं 4 से, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.2, ठीक है भाई, तो L इज इक्वल टू 1.2, अच्छा ये K है मेरे पास, K जोल पर सेकेंड, ये हमारे पास इस तरीके से होगा। तो आई होप ये भी एक आसान सा जो है वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर आपको वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है तो फिर जो है वो आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला वही है जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन की है। चलिए अब इससे आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, जो अब अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डेरिवेशन से रिलेटेड, यानी कि याद करने वाला मटेरियल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकंड, एक सेकंड में कितनी दफा अ स्पेसशिप ऑफ डायमीटर 20 मीटर, एक स्पेसशिप जिसका डायमीटर जो है वो कितना है भाई, 20 है, 20 मीटर इसका डायमीटर है स्पेसशिप का, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मुझे। अब ये पूछ ये रहे हैं, नीड टू बी रोटेट इन ऑर्डर टू क्रिएट सिमिलर ग्रेविटी एज दैट एक्सपीरियंस ऑन अर्थ, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि एक सेकंड में वो कितनी दफा जो है वो घूमेगी, रोटेट करेगी, ठीक है, कि वो बिल्कुल वही ग्रेविटी एक्सपीरियंस करे जो कि वो अर्थ में करती है, अभी वो स्पेस में है, ठीक है। अच्छा जी, अब नॉर्मली तौर पर यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है वो ग्रेविटी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन यानी कि हमें एफ मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज है जो कि रेडियस, रेडियस नहीं बताया, डायामीटर बताया है, और आपको पता है डायामीटर से रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, और ये रेडियस में क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि वही बात है कि सब सवाल पढ़ते ही हमारे पास फॉर्मूला आता है जहन में, ठीक है। तो मेरे जहन में जो फॉर्मूला घूम रहा है वो घूम रहा है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के, ठीक है। अगर मुझे टी मिल जाए तो मैं फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल सकती हूँ, मगर मेरे पास टी नहीं है, टी के लिए मैं यूज करूंगी एक वो फॉर्मूला, क्योंकि एक्सीलरेशन भी यहाँ पर हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है, और वो हमारे पास बराबर होता है v² के, ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस में बातें पढ़ी हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किस चीज के बराबर होगी, वो बराबर होगी 2πr/t के, ठीक है भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2πr/t, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी की इस वैल्यू को, क्योंकि टी यहाँ पर आ रहा है, अगर मैं इस पे रखूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AC इज इक्वल टू v² यानी कि 2πr/t का स्क्वायर अपॉन r, सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर एक r है और यहाँ पर 2 r हो जाएंगे, क्योंकि r का स्क्वायर होगा तो एक ही r बचेगा, तो ये चीज हो जाएगी मेरे पास AC इज इक्वल टू 2 2 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, पाई के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, r वैसा का वैसा ही रहेगा, r के ऊपर स्क्वायर इसलिए नहीं लगा, नीचे वाले r से कट गया, ठीक है, अपॉन t स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अपना टी निकालेंगे, और टी निकालने के बाद हम उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, और फिर अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि आया एक सेकंड में कितने टाइम जो है वो हमारे पास रोटेशन हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सॉल्व करते हैं हम किस तरीके से, जल्दी जल्दी वैल्यूज रखते हैं। AC इज इक्वल टू, अच्छा AC की जगह पर AC की वैल्यू रखते हैं, जो कि हमारे पास वही वैल्यू आएगी ग्रेविटेशनल, ठीक है। अब इसको आप G की वैल्यू के टाइम पर ले लें, या हमारे पास जो है वो एक्सीलरेशन, क्योंकि बात हो रही है कि अर्थ के मुकाबले की कि कितना जो है वो हमारे पास होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं भाई 9.8, क्योंकि ये जो है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर हमें कहा गया है कि जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के बराबर हो, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, जिसका स्क्वायर निकलेगा। आर की वैल्यू, अच्छा आर की वैल्यू मैंने नहीं निकाली, आर की वैल्यू जो मैं कह रही थी रेडियस, वो इसीलिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड है 2 1 2 2 10 तो ये 10 मीटर मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर देती हूँ, बाकी ये टी स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं। जो चीज सॉल्व हो रही है उसे सॉल्व करते हैं अपने कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले तो 4 मल्टीप्लाई बाय इसका जब मैंने स्क्वायर निकाला तो मेरे पास निकल रहा है 9.8596, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 T2, और यहाँ पर आ गया 9.8,
तो अब सबसे पहले इस वैल्यू को मैं 4 से मल्टीप्लाई कराती हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कराने के बाद मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कराती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 394.384, ठीक है, टी स्क्वायर और ये 9.8। अच्छा, अब क्या करते हैं, दोनों को जो है वो एक एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि टी स्क्वायर में यहाँ ले आती हूँ और 394.384 डिवाइडेड बाय 9.8। तो यहाँ मेरे पास इसको डिवाइड कराने के बाद आंसर आ रहा है 40.243। अच्छा भाई, यहाँ पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास ये t हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 40.243 का क्या निकल रहा है हमारे पास, ये मेरे पास निकल रहा है t इज इक्वल टू 6.343। ठीक है भाई, अब मुझे क्या है, t की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे ही मुझे t की वैल्यू पता चली, मैंने क्या करना है, मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और फिर फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t के, यानी f इज इक्वल टू 1/6.343। अब इसको देख लेते हैं हम। तो भाई मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 0.157, ठीक है, रोटेशन पर सेकेंड, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड, जो भी आप कह रहे हैं, ये इस तरीके से हमारे पास सॉल्व होगा। तो ये भी हमारे पास काफी इजी है इन क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन है जो कि आपके याद करने के हैं, डेरिवेशंस वगैरह हैं। न्यूमेरिकल को फोकस करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, हमारे पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय टू स्लिट। आपको पता है दो किस्म की हमारे पास जो है वो फ्रिंजेस बनती है, एक डार्क बनती है, एक हमारे पास जो है वो लाइट जिधर होती है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनती है, ठीक है, जहां जहां पर जो है वो लाइट मूव होती है या जहां से जो है वो यूं समझ ले लाइट टकराती है, ठीक है भाई। तो लिमिट जिसे हम कहते हैं, जहां तक उस मुहित है लाइट जो है वो, उसे फ्रिंजेस कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वर प्रोड्यूस बाय टू स्लिट 0.25 mm अपार्ट ऑन ए स्क्रीन। अब ये कह रहे हैं जो फ्रिंजेस हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं टू स्लिट से, जो कि एक दूसरे से सेपरेट हुई है, कितना 0.25 mm मिलीमीटर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ स्लिट जो कि हमारे पास d के बराबर होता है वो कितना है भाई, वो है हमारे पास 0.25 mm। और आपको पता है mm को जब आप मीटर में चेंज करते हैं तो आप करते हैं इसको, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 कर देते हैं, ठीक है, पता होगा ना आपको। मिलीमीटर जो है वो 1 mm जो है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, 10 - 3 मीटर के, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि बजाय हम इसकी छोटी सी वैल्यू लिखें, यानी कि इसको जो है वो डिवाइड करवाएं 1000 से, ठीक है, क्योंकि -3 का मतलब वही हुआ ना कि डिवाइड हुआ है 1000 से, तो वैल्यू और 0.000 बनेगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसे करते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है भाई। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। फ्रॉम द स्लिट इफ, अच्छा, स्क्रीन 150 mm फ्रॉम द स्लिट। अच्छा, जो हमारे पास डिस्टेंस है स्क्रीन के साथ वो कितना है, वो है 150 mm। 150 mm का मतलब ये, इसको भी मीटर में करते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इफ 8 फ्रिंजेस ऑक्युपाइज 2.62 mm। 8 फ्रिंजेस कितना ले रही है भाई, 2.62 mm, यानी कि इसको भी अगर मैं बोलूं तो 2.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर, मीटर में ले आते हैं ना, ठीक है भाई। मालूम क्या करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग द फ्रिंजेस, ठीक है, आपने वेवलेंथ बतानी है, ठीक है भाई, बता देंगे क्या मसला है, ठीक है। लेकिन मसला जो है वो ये है कि भाई जो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला है ना, वो होता है स्पेसिंग डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स भी ले लेते हैं कहीं कहीं पे। तो स्पेसिंग यानी एक फ्रिंज की जगह 8 फ्रिंज दी हुई है ना, 8 फ्रिंज कितनी जगह घेर रही है, ये डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है, एक फ्रिंज कितनी जगह घेर रही है, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, और डिवाइड होगा लेंथ के साथ, यानी कि इसके बेसिकली डिस्टेंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले ये सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, अपना ये मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 1 की है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला याद तो सब कुछ याद, ठीक है। मैंने एक वीडियो शेयर की थी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे कॉन्सेप्ट बेहतर बनाया जाए। याद रखिएगा सेकंड ईयर जब आप लोगों का स्टार्ट हो तो वो जो न्यूमेरिकल बेस वाली वीडियो है मैं इसके लिंक में डाल दूंगी, आप उसे जो है वो वॉच लेटर की लिस्ट में डालिएगा, ताकि जो है वो आप उसे बाद में जो है वो देख सके कि आप किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। तो बहरहाल हम चलते हैं किसकी तरफ, हम सबसे पहले वी फाइंड डेल्टा वाई, और वो कैसा, आपको पता है 8 फ्रिंजेस कितनी जगह घेर रही हैं, ऑक्युपाई, हाँ भाई, ये है हमारे पास 2.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। 1 कितनी घेरेगी भाई, ठीक है, 1 फ्रिंज कितनी जगह घेरेगी, 2.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 को 8 से डिवाइड कर देते हैं,
अच्छा जी, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, जो कि बेसिकली मेरा डेल्टा वाई होगा 0.3275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए भाई, डेल्टा वाई मालूम हो गया, अब तो बहुत आसान है हमारे लिए, हम इसको आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, ये सोल्यूशन आया हमारे पास। अब हम फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज लिखेंगे, वेवलेंथ को यहाँ रखते हैं, ये आ गया 0.3275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3, और दूसरी जो हमारे पास चीज है वो है डी, और वो है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3, और नीचे ये डिवाइड होगा लेंथ से, जो कि है मेरे पास 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऊपर की वैल्यू को जरा जो है वो मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है। अच्छा जी, जो मेरे पास आंसर आया है ऊपर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के 0.081858 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, भाई जब हमारे पास जो है वो बेस सेम होती है तो पावर प्लस होती है, या -3 है या -3 है, माइनस माइनस वैसे भी प्लस ही होगा, ये हो जाएगा -6, और नीचे वैल्यू रहेगी 150 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब जरा हम 150 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। मेरे पास आंसर आ रहा है 0.000545 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, क्योंकि जब ये ऊपर चला जाएगा तो -3 जो है वो प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.000545 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, क्योंकि माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये माइनस होकर हमारे पास ये हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और गेम करती हूँ, वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 आगे ले आती हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 5458, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, और ये आगे आया है तो मल्टीप्लाई बाय -7, और ये -3 तो पहले से ही मौजूद था। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 5458 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10, और आपको पता है 10 की पावर -10 मीटर हमारे पास बराबर होता है ए नॉट के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूं 5458 ए नॉट, क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, वेवलेंथ की यूनिट है, तो हम वो यूनिट लगाएंगे, तो इस तरह ये मेरे पास जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, फिर प्रैक्टिकल सेंटर जो है वो इंशाल्लाह हमारे पास ये आज वाइंड अप हो जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्रोड्यूस अ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम। पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं, हमारे पास ऑर्डर जो है वो किससे, एम से जो है वो शो किया जाता है, और हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, वेवलेंथ हमें दी हुई है इन्होंने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 20, एंगल हमें दिया हुआ है जो कि थीटा होता है 20 डिग्री का। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, व्हाट इज इट स्पेसिंग, स्पेसिंग लेंथ को ही कहते हैं, डिस्टेंस को कहते हैं, क्या स्पेसिंग है इसकी। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्मल व्हाट इज स्पेसिंग, एंड आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर mm। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस पर mm जो है वो आपने मालूम करनी है, नंबर ऑफ लाइंस और स्पेसिंग। ठीक है, किसकी स्पेसिंग, ग्रेटिंग की स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो, नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करें, अगर आपको पता हो कि हमारे पास d बराबर होता है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, जो हमारे पास कहलाता है स्पेसिंग ऑफ ग्रेटिंग, जो स्पेसिंग जो डिस्टेंस जो होता है उसके बराबर। ठीक है, और ये बराबर होता है किसके भाई, लेंथ ऑफ ग्रेटिंग के, और मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस के। अच्छा, देखा जाए हमारे पास तीनों ही चीजें गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला रखने का क्या फायदा, मतलब इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे भाई। असल में लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास, एक और चीज मैं बता दूं कि लेंथ ऑफ ग्रेटिंग एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि हमारे पास होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है, m। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले से क्या है, अगर मुझे d पता चल जाए, d कैसे पता चलेगा मुझे, तो मैं नंबर ऑफ लाइंस एटलीस्ट इस फॉर्मूले से मालूम कर सकती हूँ। d पता करने के लिए मुझे अपना फॉर्मूला उठाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो इक्वेशन हमारे पास होती है m यानी ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी वो लेंथ, वेवलेंथ, और इसके अलावा इज इक्वल टू d sin थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से मैं अपना डी निकाल सकती हूँ कि ये सारी चीजें गिवन है मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, डी को यहीं पर ही रखती हूँ, एम वेवलेंथ साइन थीटा को नीचे ले आती हूँ, डी इधर आ गया। अब इस फॉर्मूले से डी निकालूंगी, फिर इस फॉर्मूले से जो है वो मैं अपना नंबर ऑफ लाइंस निकालूंगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले एम तो मेरे पास है 1 ऑर्डर। ठीक है, ये मेरे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा कितना है भाई मेरे पास 20। अच्छा, साइन 20 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन 20 की वैल्यू मेरे पास होती है 0.34। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, d इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, और ये साइन 20 मेरे पास हो जाएगा 0.34।
34। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आ रहा है। अच्छा जी, मेरे पास आंसर आ रहा है 17.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। अगर मैं इसको कर दूं, और ये अपनी मर्जी पर है ना, नहीं भी करते तो इट्स ओके, ठीक है। करना है तो ये भी कर लें, ये करके जो है वो -6 पर ले आए। हो सकता है आप लोग जब कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर से करें तो आपका आंसर यही आए, ठीक है, 1 पॉइंट के बाद। लेकिन 17 पॉइंट आ जाता है और आप इसको आगे कन्वर्ट नहीं करते एक्सपोनेंट नोटेशन में, तो इट्स ओके। आप इससे जो है वो अपनी डी की वैल्यू आगे रखिएगा और नंबर ऑफ लाइंस निकाल दिएगा। अब हम है नंबर ऑफ लाइंस निकालने, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1754 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये जो है वो मेरे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइंस को मैं रखती हूँ यहाँ पर, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1.754 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 यहाँ पर, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.754। आप लोग तो डायरेक्टली इसे जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे पास आ रहा है 0.5701, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 0.5701 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, साइन बड़े की लगेगी। अब वो 3 क्या करना है, बेसिकली मैं इस 3 को जो है वो प्लस का 3 या माइनस का 3 लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 570, ठीक है, 570, और आगे जो इसकी यूनिट होगी वो लाइन्स पर मीटर, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 जो कि 4 क्वेश्चंस पर था, पार्ट 2 जो कि 5 से लेकर 8वें क्वेश्चन तक था, और पार्ट 3 जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से पूरा बी सेक्शन, सी सेक्शन हमारे पास टोटली याद करने का है, और डेरिवेशंस वगैरह हैं तो उन्हें आप याद कर लिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैं न्यूटन से इनके पेपर जो है वो अपलोड करूंगी आने वाले इन 1-2 दिनों में ही, यानी कि अगली वीडियो